तो देखिए जैसा कि हमारी बात चल रही थी चैप्टर 4 तक हमारी बातें हो चुकी थी, भेषज चतुष्क हमारा खत्म हो चुका था। अब दूसरा चतुष्क स्टार्ट होगा, दैट इज स्वास्थ्य चतुष्क। जो स्वास्थ्य चतुष्क है इसका पहला चैप्टर है आपका मात्रा शीतीय अध्याय। देखिए सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे अपन, तो चलिए बात शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन लगाता हूँ और बात शुरू करते हैं। मात्रा शीतीय अध्याय, भेषज टू डेट क्या कहते हैं, भेषज चतुष्क टू डेट इज स्वास्थ्य चतुष्क। देखिए जो पहला चतुष्क था भेषज चतुष्क को, उसमें आपने देखी होगी इसमें मोस्टली चिकित्सा की सारी बातें की गई थी, यानी इसमें ट्रीटमेंट के बारे में बातें की गई थी। लाइक उसमें आपने पहला चैप्टर देखा दीर्घजीवियम, उसमें आयुर्वेद के बेसिस मूल के बारे में, पिलर्स के बारे में बताया गया। जो दूसरा चैप्टर था आरक क्या कहते हैं अपामार्ग तंदुलियम अध्याय, उसमें मेडिसिन बताए गए, यवागु बताए गए जिनका प्रयोग अपन इंटरनली कर रहे थे, यानी बहिर्मार्जन जिसको बोला, सॉरी अंत परिमार्जन जिसको बोला गया था। तीसरा था एक अपामार्ग तंदुलियम अध्याय, जिसमें अपन ने देखा किसके बारे में, लेप के बारे में, चून के बारे में, प्रदेह के बारे में, जिसका प्रयोग अपन कैसे कर रहे थे, एक्सटर्नली कर रहे थे, बहिर्परिमार्जन। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, चैप्टर 4 देखा षड्वरीच शताश्चर्य अध्याय। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने महाकसाई पढ़े, उसके अंदर पंचविध कसाई कल्पना पढ़ी, पंचविध कसाई योनिया पढ़ी, जिसके अंदर हमने किसकी बात करी, हमने ऐसे द्रव्यों की बात करी जिनका प्रयोग अपन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली कर रहे थे, यानी कि आप कह सकते हैं उभय परिमार्जन। उभय परिमार्जन। सब लोगों को स्क्रीन साउंड प्रॉपर मिल रही होगी। अगर स्क्रीन साउंड कोई भी दिक्कत आए तो आप तुरंत व्हाट्सएप करिएगा, तुरंत व्हाट्सएप। ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं मात्रा शीतम अध्याय की। मुझे एक बार बता दीजिए, कोई बच्चा माइक पे आवाज आ रही है मेरी, प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है? बताओ यार, कहाँ चले गए सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट माइक ओपन कर देता हूँ आप लोगों का। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने आप लोगों का माइक ओपन कर दिया, कोई दिक्कत हो आप मुझे बता दीजिएगा जब भी साउंड वगैरह कट करे तो। चलिए बात करते हैं मात्रा शीतम अध्याय की। तो जान लेते हैं सबसे पहले चैप्टर के नेम के बारे में। देखिए सबसे पहले आता है मात्रा। मात्रा का मतलब आपको पता ही होता है क्या होता है, क्वांटिटी। क्या होता है, क्वांटिटी। फिर आता है अगला शब्द आशिता। आशिता, आशित का मतलब होता है फूड, यानी इस चैप्टर में किसकी बात करी जा रही है, क्वांटिटी ऑफ फूड की। ठीक है, यानी कितनी मात्रा में हमको भोजन खाना है, क्वांटिटी ऑफ फूड, या आप कह सकते हो आहार की मात्रा के बारे में इस चैप्टर में अपन बात करेंगे, आहार की मात्रा। ठीक है। तो इसके बारे में अपन इस अध्याय के अंदर बात करेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे विमर्श। विमर्श में आपका आयुर्वेद का प्रयोजन लिख रहा है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतरस्य विकार प्रशमनम चा। तो ये जो आयुर्वेद का प्रयोजन है ये कहाँ पर आया है, बताइए आप लोग, आयुर्वेद का प्रयोजन किस चैप्टर में आया है? चरक सूत्र 30। चरक सूत्र 30 तक ध्यान रखना, आयुर्वेद का प्रयोजन चरक सूत्र 30 में आया है। और आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन कहाँ आया था? चरक सूत्र चरक सूत्र 1 में। ठीक है, तब ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र से विकार प्रशमनम चा। तो देखिए इसका जो पहला है, यानी हमारे आचार्य का पहला प्रयोजन क्या है कि हेल्दी पर्सन की हेल्दी स्टेट को मेंटेन करना। हेल्दी स्टेट की मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हेल्दी वाला। दूसरा क्या है, डिसीज को ट्रीट करना। यानी पहला क्या है, हेल्थ को मेंटेन करना। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए जो पहला है, पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये हमारे आचार्य का प्रथम मोटिव या प्रथम प्रायोजन था। तो इसके लिए उन्होंने बात करी किसकी, आप देखेंगे हेल्दी बनाए रखने के लिए, दूसरा ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट वाला हम पढ़ चुके हैं भैंस चतुष्क। आपने ट्रीटमेंट ही तो पढ़ा, किसी को रक्त अतिसार हो गया है तो क्या यवागु देंगे, किसी को जलन हो रही है तो क्या यवागु देंगे, किसी को विष ने काट लिया, सांप ने काट लिया, या विष चला गया, पॉइजन चला गया, तो कौन सी पिया देंगे, विषंगी पिया। विषंगी पिया में दो नाम आए थे, किसी को विषंगी पिया में नाम आए थे कुछ, किसी को नाम याद है क्या, दो जितने भी याद हो विषंगी पिया में? शीरीष निर्गुंडी। शिरीष निर्गंडी। और विषंगी पिया में एक नाम आया था, विषंगी पिया में सोमाजी बापूजी।
सोमराजी बापूजी, सोमराजी, तो आपको ध्यान रखना है सोमराजी जिसको अपन बापूजी बोलते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यकीन मानिए अगर आपको दोनों बात याद है कि चूर्ण के अंदर क्या था, शीरीष था, निर्गुंडी था, ठीक है, और क्या कहते हैं पिया के अंदर क्या था, क्या कहते हैं आपका सोमराजी जिसको बापूजी बोला जाता है। तो अपन ऐसे बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे जिससे क्या होगा, मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि आपको पीछे कितना याद है, और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा। अब मुझे आप ये बताओ, क्या कहते हैं कि जो रक्त अतिसार था, रक्त अतिसार पिया में अपन क्या दे रहे थे, रक्त अतिसार पिया में, रक्त अतिसार पिया में क्या दे रहे थे अपन? ना ना ना, गलत गलत, रक्त अतिसार पूछ रहा हूँ, रक्त अतिसार किसी को याद है? चा छागी वाली लाइन, पयस से अर्धोदके चा छागी, याद आया? पयस से अर्धोदके चा छागी। तो आप लोगों को रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट हमने किसमें पढ़ा, भेषज चतुष्क में पढ़ा। यानी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर थे सर, कौन कौन सा, दीर्घंजीवियम, अपामार्कंडुलियम अध्याय, आरकवध्यम अध्याय, और चौथा षड्विरेचन शताशीत्यम अध्याय। ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर थे। इसमें हमने टोटली चिकित्सा के बारे में पढ़ा, हमने यवागु पढ़ा जिसको हम पिला रहे हैं तो अंदर की व्याधि दूर हो रही है, हमने लेप के बारे में पढ़ा, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर से, कुष्ठ है, वातज रोग है, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं लीपों का, चूर्णों का प्रयोग करा। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, महाकषाय के बारे में पढ़ा, जो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली प्रयोग हो रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो हेल्दी है, यानी हमारा आज का पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी हेल्थ को मेंटेन रखना। तो उसके लिए अपन कौन से चतुष्क की बात करेंगे, दूसरे चतुष्क की, यानी स्वास्थ्य चतुष्क की, स्वास्थ्य चतुष्क, यानी पहले प्रयोजन के लिए दूसरा चतुष्क और दूसरे प्रयोजन के लिए पहला चतुष्क। आपको नाम याद करना है, ये बात याद करनी है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि चीजों को। अब देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि पहला प्रयोजन यानी पहला मोटिव क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और उसके लिए कौन से चतुष्क का प्रयोग किया गया, कौन से चतुष्क में इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान करना है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम इस प्रयोजन की संप्राप्ति हेतु या समाप्ति हेतु अपन ने या हमारे आचार्यों ने चतुष्क नंबर 2 यानी स्वास्थ्य चतुष्क में वर्णन किया है, बताया है किस तरह से आपको आहार का क्या कहते हैं सेवन करना है, या भोजन की कौन सी मात्रा लेनी है जो आपके शरीर के अंदर दोषों को प्रकोपित ना करे, विकारों की उत्पत्ति ना करे। तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्दी यानी मतलब कहते हैं स्वास्थ्य की रक्षा करना। कौन सा चतुष्क का काम बताया गया है, दूसरे चतुष्क का काम बताया है। जबकि ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए, आतुरस से विकार प्रशमनचा, इसके लिए जो चतुष्क दैट इज भेषज चतुष्क, जिसके अंदर यवागु बताए हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत बताए हैं, और जिसके अंदर आपके क्या कहते हैं पेया वगैरह ये सब बताया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, पहला टॉपिक आ रहा है आहार विषयक विचार, यानी बात करेंगे डाइट के बारे में कि आपको डाइट कैसी लेनी है, डाइट के अंदर क्या क्या आइटम लेना है, क्या आइटम नहीं लेना, कितना लेना है, क्या क्वांटिटी लेनी है उन डाइट की। तो पहला लिख रहा है, पहला श्लोक, मात्रा शिष्याता, आहार मात्रा पुनरा अग्नि बल अपेक्षणी। तो ये अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे इसको, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी। आहार मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ फूड, फूड यानी आहार का मात्रा क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ फूड। लिख रहा है पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी, किसकी क्या कहते हैं अपेक्षा करती है, मतलब किस पर डिपेंडेंट होती है। तो ध्यान रखना है कि जो आहार की मात्रा होती है, ठीक है, जो आहार की मात्रा होती है अग्नि के बल पर निर्भर करती है। अग्नि का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव फायर, यानी कह सकती हो जो क्वांटिटी ऑफ फूड है, लिख रहा है क्वांटिटी ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ अग्नि या स्ट्रेंथ ऑफ जठराग्नि, स्ट्रेंथ ऑफ डाइजेस्टिव फायर। यानी आपने देखा होगा जिन लोगों की जठराग्नि दीप्त होती है, जिन लोगों की जठराग्नि दीप्त होती है उनको ज्यादा भूख लगती है, वो ज्यादा मात्रा में खाना खा सकते हैं एज कम्पेयर टू लो अग्नि वाले। जिनकी अग्नि कम है वो कम खा पाएंगे, जिनकी अग्नि ज्यादा है वो ज्यादा खा पाएंगे। लाइक जिनका बल ज्यादा है वो ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, ज्यादा व्यायाम कर पाएंगे, जिनका बल कम है वो थोड़ी सी व्यायाम में थक जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आहार है, आहार की मात्रा अग्नि की अपेक्षा करती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी। इस श्लोक की लाइन को अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे किसी से भी, और आपको ये लाइन याद करनी है, पूछ लिया जाता है ये लाइन चरक में जाके संहिता में देगी तो टिक करना है चरक सूत्र 5 में। तो क्या लाइन याद करनी है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षणी, आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 प्रकार के, देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था आशित, आशित का मतलब क्या होता है भोजन। अब आयुर्वेद में भोजन 4 प्रकार का बताया गया, आशित, पीठ, लीट, आशित, पीठ, लीड, खादित। देखिए यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में बात करेंगे अपन विमान स्थान में। ठीक है, विमान स्थान में आगे बात करनी है, तो फिलहाल यहाँ पर बात करने का मतलब नहीं है। अब देखिए फालतू सारी बातें दी गई हैं इंग्लिश की कि राइस में इतना आइटम लेना है, राइस आपको 8 ओज लेना है, आटा 6 ओज लेना है। ठीक है, ये अपनी मॉडर्न में बात करी गई है, WHO ने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो ये अपने मतलब का नहीं है। मैं तो कहूंगा अगर आप भी रीड मत करिए, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, अब देखिए
अब अपन आएंगे श्लोक नंबर 4 पर। श्लोक नंबर 4 लिख रहा है, यावद अध्यास्य आशनम अशितम अनुपत्यम प्रकृति। देखिए दो शब्द अंडरलाइन करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 ये वाला, यानी अनुपत्यम। एक मिनट, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए नंबर 1 ये और नंबर 2 ये, यानी अनुपत्यम प्रकृति, यानी उसकी प्रकृति को अनुपत्य मतलब कोई बाधा उत्पन्न ना करे। यानी ये बताया जा रहा है, सबसे पहले हेडिंग समझते, लिख रहा है आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि, यानी आपको कितनी मात्रा में भोजन खाना है। यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो भोजन खाया है वो जो मात्रा है वो डिस्टर्ब नहीं है, ना हमने कम खाई है ना ज्यादा खाई है। तो कह रहा है नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना, अनुपत्य प्रकृति, आपकी प्रकृति में बाधा उत्पन्न ना हो। यानी अगर आपकी वातज प्रकृति है तो आपको जो क्या कहते हैं भोजन उसी के अनुसार लेना है, आपकी पित्तज प्रकृति है तो भोजन उसी के अनुसार लेना है, कफज प्रकृति है तो भोजन कफज के अनुसार लेना है। लाइक कफज प्रकृति है तो आपको ध्यान ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा स्निग्ध आइटम नहीं लेना, ज्यादा ठंडा आइटम नहीं लेना। यानी स्निग्ध के गुण, कफ के गुण आपको पता है, गुरु शीतम स्निग्धम मधुरम मधु, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कफ के गुण वाले सिमिलर आहार का सेवन ज्यादा नहीं करना। ऑलरेडी हमारी प्रकृति कफज है और हमने और ज्यादा क्या कहते हैं कफ का सेवन करा तो क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट हमारा सिद्ध हो जाएगा और हमारी प्रकृति में बाधा हो जाएगी, यानी हमको फिर कफ रिलेटेड व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी प्रकृति है उसके सिमिलर आहार नहीं लेना है। अगर आपकी कफस प्रकृति है तो कुछ शीत गुरु हैवी आइटम ऐसा नहीं लेना, जिससे क्या हो आपको कफ बढ़ जाएगा, फिर कफज विकार हो जाएंगे। नंबर 2 लिख रहा है, यथा कालम जराम। यथा कालम, यथा काल मतलब समय से, जरा मतलब पच जाए, जो समय से पच जाए। पहला जो कि प्रकृति में बाधा उत्पन्न ना करे, दूसरा जो आपका समय से पच जाए, ठीक है। दो बात, प्रकृति में बाधा नहीं पहुंचाए, दूसरा समय से पच जाए, ये ही आहार की आपकी निश्चयात्मक मात्रा होती है, ठीक है। तो आप इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे, अनुपत्यम प्रकृति यथा कालम जरा। देखिए श्लोक एक बार और सुन लीजिए, यावदम अद्यश्यम आशिनम अशितम अनुपत्यम प्रकृति यथा कालम जराम दश्यति तावदश्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवन्ति। यानी आहार की जो मात्रा भोजन करने वाले की प्रकृति बाधा ना पहुंचाए एवं समय से पच जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रमाणित मात्रा बोलते हैं। फिर मैंने आपका जो देखिए आपका विमर्श में कुछ बातें लिख रही हैं, उस बात को मैंने ऊपर चार्ट एक टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। लिख रहा है आपने भोजन करा, भोजन का जठराग्नि के द्वारा पाचन हुआ, ठीक है, यानी जठराग्नि द्वारा पाचन, ठीक है। और जब इसका जठराग्नि द्वारा पाचन हुआ तो ये दो भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पहला भाग एक दूसरा भाग। जो पहला भाग इससे क्या होता है, धातु का निर्माण होता है, शक्ति का निर्माण होता है। जो दूसरा भाग होता है जो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्ट पार्ट। क्या बोलते हैं, वेस्ट पार्ट। अब जो वेस्ट पार्ट होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तब ध्यान रखना है, जो प्रथम भाग है फर्स्ट पार्ट है, इससे धातु का निर्माण हो जाएगा और शक्ति बनेगी, जबकि दूसरे भाग से मल बनेगा जो कि बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो इस श्लोक में 2 बाइट आपने अंतरलन करी होगी, अनुपत्यम प्रकृति, दूसरा यथा कालम जरा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए कह रहा है स्वभावात लघु एवं गुरु द्रव्यों का मात्रा सापेक्षत्व। मतलब क्या कह रहा है, देखिए इस श्लोक के अंदर 2 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं, कुछ होते हैं गुरु द्रव्य, कुछ होते हैं लघु द्रव्य। गुरु द्रव्य मतलब भारी हैवी आइटम, लघु द्रव्य मतलब लाइट हल्का पदार्थ। अब देखिए जो गुरु पदार्थ है, गुरु मतलब भारी, पचने में कठिनाई करने वाला, यानी कहते हैं जो गुरु भोजन होगा वो डाइजेशन करने में दिक्कत करेगा, जबकि जो लघु भोजन होगा वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लघु भोजन है मतलब हल्का लाइट, और जो गुरु है मतलब हैवी। अब देखिए इस श्लोक में दोनों प्रकार के भोजन के बारे में दे रहा है, मैंने दोनों चीजों को हाईलाइट कर दिया है। तो पहला लिख रहा है शाली, चावल की वैरायटी है शाली चावल, षष्टिक चावल है, मूत मतलब मूंग की दाल लघु होती है, लावक लावक कपिंजला एड़ शश शरव शंबर आदिन्या हारद द्रव्याणी प्रकृति लघुन्नी। ये कैसे है, लघु द्रव्य है, तो ये नाम याद करने पड़ेंगे, जितने हो सके याद कर लीजिएगा, जरूरी नहीं ये पूरा श्लोक याद करो, मैं कहूंगा जितने नाम याद हो सके याद करिएगा। शाली षष्टिकम, मुद मुदक मुदक मतलब मूंग की दाल, लावका लावक कपिंजला एड़ शश शरवा, ठीक है। तो आप इस तरीके से 4-5 नाम भी याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। ये कैसे होते हैं, लघु होते हैं, और लघु होते हैं और तब भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं, लघु होने पर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तक को ध्यान रखना है कि ये जो लघु पदार्थ होते हैं ये मात्रा की अपेक्षा करते हैं। अब अगली लाइन में क्या कहते हैं, आपको कुछ गुरु पदार्थ दिए गए हैं, लाइक पिष्टेक्षु। पिष्टेक्षु मतलब एक तरीके से पिष्टी पदार्थ,
पिष्टी आप कह सकते हैं, जैसे पीठी पिष्टी आपने देखी होगी, जैसे क्या कहते हैं दही बड़ा हो गया, कचौड़ी वगैरह हो गई, इनके अंदर पिष्टी का प्रयोग होता है, मैदा टाइप का प्रयोग होता है, दैट इज पिष्टी। अगला है क्षीर। क्षीर विकृति। क्षीर विकृति मतलब क्षीर मतलब होता है दूध, विकृति मतलब उसके विकार यानी दूध की प्रिपरेशन यानी मिल्क की प्रिपरेशन, लाइक रबड़ी हो गई, ठीक है, मलाई हो गई, लाइक दही हो गया, लाइक पनीर हो गया, लाइक राब हो गया, ये सब आइटम क्या है, गुरु हैं और दूध की मिल्क की प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है, पिष्टेक्षु। पिष्ट एकशु, पिष्टी अलग है, एकशु अलग है। एकशु का मतलब होता है गन्ना, एकशु मतलब क्या होता है, गन्ना, गन्ने की प्रिपरेशन। तो देखना पहले पिष्टी आया, फिर इक्षु आया, फिर दूध आया, फिर क्या लिख रहा है, तिल, तिल लिख रहा है, तिल, तिल आपको बताइए, फिर मांस मतलब उड़द की दाल, आनूप औदकम, आनूप औदकम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 4 क्वेश्चन अब इसमें याद कर लोगे, आनूप हो गया, औदकम हो गया, ये कैसे होते हैं, प्रकृति गुरु में ये गुरु होते हैं। फिर लिख रहा है मात्रा, और ये भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं, यानी पहली लाइन में आपको लघु द्रव्य के नाम बताए जो कि मात्रा की अपेक्षा कर रहे थे, दूसरी लाइन में मैंने आपको गुरु द्रव्य के नाम बताए जो कि मात्रा की अपेक्षा कर रहे थे। यानी मैं ये कह सकता हूँ बोथ लघु आहार एंड गुरु आहार बोथ नीड्स मात्रा, यानी दोनों की मात्रा क्या कहते हैं एक तरीके से मात्रा पर निर्भर करती है। यानी क्या कहते हैं मैं गुरु आहार कितना खाऊंगा या लघु आहार कितना खाऊंगा, ये नहीं कि जो खाना हल्का है उसको दबा खाई जा रहा हूँ, और जो लघु है उसको क्या कहते हैं खाया जा रहा हूँ, गुरु को लिमिटेड खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। चाहे गुरु हो चाहे लघु हो, दोनों को ही आपको मात्रा में क्वांटिटी में आपको सेवन करना है, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि पहली लाइन में हमने कुछ लघु द्रव्य बताए जिनका नाम याद करना है, शालिक हो गया, षष्टिक हो गया, मूंग की दाल हो गई, कपिंजल का, के एड़ का, शर का, शरव का, इनका मांस हो गया, ये लघु होते हैं, फिर भी मात्रा की अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरी लाइन में पिष्टी वाले आइटम हो गए, इक्षु हो गया, क्षीर के विकार हो गए, तेल हो गया, मांस यानी उड़द की दाल हो गई, और इसके अलावा आनूप हो गया, औदक मास हो गई, ये सब कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, फिर भी मात्रा की अपेक्षा करते हैं। तो मैटर नहीं करता द्रव्य आपको कैसा है, लघु है या गुरु है, बात ये करता है क्या कहते हैं कि उसकी जो मात्रा होगी वो निर्धारित क्या कहते हैं करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी जब भी आप आहार का सेवन करोगे डिपेंड नहीं करता कि वो लघु है या गुरु है, आप मात्रा में ही सेवन करोगे। ये नहीं कि भोजन हल्का है, आप क्या कहते हैं कहीं से साली चावल ले आए, आप खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, बोल रहे हो सर ये तो लघु है, ये तो लाइट आइटम है, ये तो खा सकते हैं, कितना भी खाएं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना है कि आपके आचार्य ने बोला है या लघु आइटम या गुरु आइटम हो, दोनों ही मात्रा की अपेक्षा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला श्लोक है, लघु तथा गुरु आहार द्रव्यों का वैज्ञानिक आहार, यानी साइंटिस्ट क्या कहते हैं इनके बारे में। तो देखिए साइंटिस्ट ने जो भी कहा, साइंटिस्ट ने इतनी बड़े पैराग्राफ में जो भी कहा, मैंने ऊपर 2 लाइन में लिख दिया है, देखेंगे समझेंगे ऊपर 2 लाइनों को। आपको दिख रहा होगा, इधर लिख रहा है लघु आहार, इधर लिख रहा है गुरु आहार। देखिए जो लघु आहार होते हैं हल्के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपने देखा होगा क्या कहते हैं जब हमने पंचकर्म के द्रव्य की बात करी थी, क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उसमें आपको बताया था जो वामक द्रव्य होते हैं, वामक द्रव्य में कोई मुझे बता सकता है वामक द्रव्य में किस किस महाभूत की अधिकता रहती है? अग्नि और वायु। वायु। और क्या कहते हैं विरेचन द्रव्यों के लिए आप। क्यों, कौन कौन सा? जल। जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा था कि जो अग्नि है और जो वायु है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? वामक द्रव्य के अंदर। और जब ये वामक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं तो क्या कराते हैं? द्रव्यों की गति कराते हैं। किस तरफ कराएंगे गति? ये ऊपर की नीचे? बताइए जल्दी। ऊर्ध्वगामी। बहुत अच्छा, द्रव्य गति ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्वगामी होते हैं ये। ऊर्ध्वगामी के होते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं। लघु होते हैं, लघु होते हैं। लघु क्या मतलब? हल्के होते हैं। जो भी चीज हल्की होगी ऐसी होगी आसमान में जाएगी, एंड लघु होने की वजह से ऊपर जाते हैं। दूसरे मैंने आपको बताया थे जो आपका जल होता है और जो पृथ्वी होता है ये कैसा होते हैं? आपके विरेचन द्रव्य होते हैं। विरेचन द्रव्य होते हैं, ये क्या करते हैं? द्रव्य की गति कहाँ करते हैं? अधोगामी। अधोगामी क्यों? ये कैसे होते हैं? गुरु, गुरु होने की वजह से नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है
कि जो आपके गुरु द्रव्य हैं, तो गुरु द्रव्य के अंदर कौन कौन से महाभूत होंगे, बताइए जल्दी मुझे, कौन कौन से महाभूत होंगे गुरु द्रव्य के अंदर? और पृथ्वी। पृथ्वी और जल। जल और पृथ्वी, बहुत अच्छा। अब जल और जो पृथ्वी होंगे, ठीक है, जल और पृथ्वी, एक बात और लिख देता हूँ, फिर मैं इनका आपको कंक्लूजन दूंगा। एक होता है लघु द्रव्य, जो लघु द्रव्य है ये कैसे होंगे, इनके अंदर कौन से महाभूत होंगे, बताइए? वायु अग्नि। वायु। वायु और अग्नि, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, वायु और अग्नि, मुझे ये बताइए, जो वायु और अग्नि महाभूत है, ये आपकी जठर अग्नि है, या जो कह सकते हो अग्नि है आपकी बॉडी में, इस अग्नि को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बताइए? बढ़ाएंगे। प्रदीप्त करेंगे। ये प्रदीप्त करेंगे। और ऊपर वाले क्या करेंगे, प्रदीप्त करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कह सकते कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बोल दो क्या कहते हैं, नॉर्मल लेंगे। यानी इसके लिए एक वर्ड आया है कि जो लघु द्रव्य होते हैं, लघु द्रव्य दे देखिए मॉडर्न में आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर अग्नि को प्रदीप्त करेंगे, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये अग्नि को बंद करेंगे, लेकिन आपके आचार्य ने यहाँ पर आपके श्लोक में ये लाइन नहीं बोली, क्या कहते हैं कि ये अग्नि को बंद करेंगे, उन्होंने बोला है कि जो लघु द्रव्य होते हैं ये अग्नि को बढ़ाते हैं। क्या बोला, लघु द्रव्य जो होते हैं अग्नि को बढ़ाते हैं, जबकि गुरु द्रव्य अग्नि को नहीं बढ़ाते। उन्होंने ये नहीं बोला कि गुरु द्रव्य अग्नि को कम करते, उन्होंने ये बोला कि गुरु द्रव्य होते हैं अग्नि को नहीं बढ़ाते। अगर मैं आपसे ये बोल दिया, आपके टीचर बोल देता है कि गुरु द्रव्य अग्नि को क्या कहते हैं कम करते हैं, तो ये बात गलत नहीं है। आपके विमर्श में आपके टीचर्स ने, या अक्सर हमारे टीचर भी क्या कहते हैं, आपकी किताबों में कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा, लेकिन आपके श्लोक में ये बात नहीं कही गई गुरु द्रव्य अग्नि को कम करते हैं। इसलिए बड़े हिसाब से आपको चर्च को पढ़ना है कि क्या लिख रहा है उसमें। ये लिख रहा है अग्नि को बढ़ाते, मैंने ये बोला क्या कहते हैं कि जो इमरान है अच्छा लड़का नहीं है, तो मैंने ये नहीं बोला कि इमरान बुरा लड़का है, मैंने उसकी बुराई नहीं करी, मैंने ये करा कहते हैं कि इमरान अच्छा लड़का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। हालांकि आप जनरल लैंग्वेज समझोगे अच्छा नहीं तो बुराई होगा, दो ही बातें होती है, अच्छा नहीं है तो बुराई होगा, लेकिन ये बात कहीं कहीं नहीं है। क्या कहते हैं कि जो गुरु द्रव्य होंगे वो अग्नि को कम करेंगे। उन्होंने क्या बोला, जो लघु द्रव्य होते हैं ये अग्नि का संदुक्षण करते हैं। बताता हूँ इसका मीनिंग। अग्नि का एक शब्द आया संदुक्षण, क्या आया, संदुक्षण। संदुक्षण का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेशन। क्या मतलब होता है इसका, स्टिमुलेशन। यानी इनके अकॉर्डिंग जो अग्नि और वायु है, यानी जो कहते हैं लघु है, लघु जो लघु द्रव्य होते हैं ये अग्नि का क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जबकि जो गुरु द्रव्य होते हैं ये अग्नि को स्टिमुलेट नहीं करते। तो बस इतनी सी बात याद करनी है कि जो लघु द्रव्य होते हैं इसके अंदर अग्नि की और वायु की अधिकता होती है, जिस कारण ये अग्नि का संरक्षण करते हैं, अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि जो गुरु द्रव्य होते हैं इसके अंदर जल और पृथ्वी की अधिकता रहती है, जिस कारण ये अग्नि को स्टिमुलेट या उसका संरक्षण नहीं करते। तो आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। यहाँ से अगर आपको ये दो पॉइंट हो गए तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ आपसे। अब सब लोग फर्स्ट ईयर पढ़ के आ रहे हैं, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि जो भागवत है, भागवत सब लोगों ने भागवत पढ़ी है, तो मुझे बताइए जो भागवत है उन्होंने गुरु द्रव्य की क्या बोला, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जब भी अपन गुरु मात्रा का अति सेवन करेंगे, गुरु द्रव्यों का अति सेवन, तो कौन से दोष बढ़ेंगे, क्या होगा, अति सेवन से क्या होगा, बताइए किसी को याद हो तो, कि भागवत ने क्या बोला है गुरु द्रव्य के अति सेवन से क्या होगा, बताइए मुझे जल्दी, क्या होगा बताइए यार, पढ़ चुके हो आप लोग फर्स्ट ईयर। मंदाग्नि। मंद अग्नि तो होगी, साथ ही साथ में क्या होगा, त्रिदोष प्रकोपित होंगे। क्या होगा, त्रिदोष प्रकोपित होंगे, त्रिदोष प्रकोपित। अगला क्वेश्चन, लघु द्रव्य के लिए भी भागवत ने बोला, लघु द्रव्य के लिए क्या बोला, लघु द्रव्य के लिए भागवत ने, लघु द्रव्य का अतिसेवन कर लोगे तो किसका प्रकोप होगा, क्या होगा, वात प्रकोप होगा। वात प्रकोप होगा। वात का प्रकोप होगा। तो लघु द्रव्य के अतिसेवन से क्या हो रहा है, वात का प्रकोप हो रहा है। क्या हुआ, बात का प्रकोप। तक ध्यान रखना है कि ये बात किसने बोली है, चरक ने नहीं बोली ये वाली बात, ये ब्लू पेन वाली बात भागवत ने बोली। उन्होंने बोला कि आप गुरु द्रव्य का अति सेवन कर लोगे तो आपके त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे, और अगर आप लघु द्रव्य का अति सेवन कर लोगे तो आपका वात प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, चरक ने क्या बोला कि अगर आप गुरु द्रव्य का सेवन कर लोगे तो ये क्या करते हैं। अब देखिए चरक की बात तो सुन लीजिए, चरक की बात और सुन लीजिए, इस बार मैं चाह रहा हूँ इस बोर्ड पर सारी बात हो जाए। चरक ने क्या बोला कि अगर आप गुरु द्रव्य का अति सेवन कर लोगे तो क्या करेगा, अधिक दोष को प्रकोपित करेगा। क्या करेगा, अधिक दोष को प्रकोपित करेगा, अधिक दोष को प्रकोपित करेगा। और अगर आपने लघु द्रव्य का अति सेवन कर लीजिए क्या करेगा, अल्प दोष को प्रकोपित करेगा, अल्प दोष को प्रकोपित करेगा। यानी एक बार इस बोर्ड की सारी बातें मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि द्रव्य दो प्रकार के, गुरु द्रव्य लघु द्रव्य।
चरक की बात करूंगा पहले। चरक ने बोला कि गुरु द्रव्य में क्या होता है, जल और पृथ्वी होता है, और लघु द्रव्य के अंदर अग्नि और वायु होता है। लघु द्रव्य के अंदर अग्नि और वायु जो अग्नि को प्रदीप्त करता है, और गुरु द्रव्य के अंदर जल और पृथ्वी होता है जो अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता। उन्होंने ये नहीं बोला कि अग्नि को मंद करता, उन्होंने बोला अग्नि को प्रदीप्त नहीं करता। प्रदीप्त की जगह उन्होंने शब्द दिया है डेट इज संदुक्षण। संदुक्षण मतलब होता है स्टिमुलेशन, यानी जो लघु द्रव्य होते हैं जो अग्नि को स्टिमुलेट करते हैं, जबकि गुरु द्रव्य अग्नि को स्टिमुलेट नहीं करते। अब जो लघु द्रव्य होते हैं, अगर आपने ज्यादा खा लिए, ज्यादा सेवन कर लिया, तो काफी सारे दोषों का प्रकोप हो जाएगा, जिसके लिए शब्द आया अधिक दोष प्रकोपित। जबकि जो लघु द्रव्य है इनका सेवन अगर आपने ज्यादा मात्रा में किया तो ये अल्प दोष का प्रकोप करने वाले होते हैं। यानी गुरु द्रव्य ज्यादा दोष को प्रकोपित करेंगे, लघु द्रव्य अल्प दोष को प्रकोपित करेंगे। यहाँ पर उन्होंने दोषों के नाम नहीं बताए, जबकि जो आचार्य बागवट उन्होंने क्या बोला है कि जो गुरु द्रव्य अगर आपने इनका अति सेवन किया तो ये दोष का प्रकोप करेंगे, जबकि जो लघु दोष द्रव्य है अगर आपने इनका अति सेवन किया तो ये वात का प्रकोप करेंगे। तो ध्यान रखना है कि दोषों के नाम त्रिदोष या वात दोष ये किसने बताया, भागवत ने बताया है। जबकि चरक ने क्या बोला, गुरु द्रव्य ज्यादा दोष प्रकोपित, लघु द्रव्य कम दोष प्रकोपित। तो क्या कहते हैं, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, तो ये बात क्या कहते हैं, ये बात हमारी यहाँ पे खत्म हुई। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, लिखता हूँ। अब देखिए जो आपके लघु द्रव्य है, लघु द्रव्य है, लघु द्रव्य के अंदर क्या होता है, अग्नि, और क्या होता है, वायु। अग्नि और वायु तो कैसे होंगे, लघु होंगे, आपको पता है लघु होते हैं। लघु के साथ कैसे होते हैं, रूक्ष होते हैं। और जो आपकी अग्नि होती है, जठराग्नि, ये भी कैसी होती है, लघु होती है, रूक्ष होती है। यानी एक तरीके से लघु आहार जो है वो लघु है, रूक्ष है। और अग्नि भी आपकी कैसी है, लघु है, रूक्ष है। अब एक प्रिंसिपल आपने सुना होगा, सिद्धांत सुना होगा, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम, सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रासितु विशेषस्य, ह्रासितु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य। कहाँ है ये श्लोक, बताइए, रेफरेंस बताइए मुझे फटाफट, जल्दी बताइए रेफरेंस, जल्दी बताइए रेफरेंस कहाँ है ये, किस चैप्टर में आया था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण ह्रासितु विशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चरक सूत्र 1 में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, सबको ध्यान रखना है कि सर्वदा सर्वभावनाम, सर्वदा सर्वभावनाम, यानी यहाँ पर भी गुण सेम है और यहाँ पर भी सेम है। यानी सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य, सामान्य होने से ये वृद्धि कर देगा। यानी लघु द्रव्य अग्नि को क्यों बढ़ाता है, जो द्रव्य जो द्रव्य लघु होते हैं उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो ही गुण आपके अग्नि में पाए जाते हैं। यानी दोनों के गुण सेम हो गए। जब दोनों के गुण सेम हो गए, ठीक है, जब दोनों के गुण सेम हो गए तो अपन इस सिद्धांत पे आएंगे। और ये सिद्धांत क्या कहता है, ये यही कहता है कि जब द्रव्य सामान्य होगा, गुण सामान्य होगा, कर्म सामान्य होगा, तीनों प्रकार में से कोई भी सामान्य आ जाए वो हमेशा आपकी वृद्धि ही करेगा। तो यहाँ तक क्लियर, सब बच्चों क्लियर। चलिए अब मैं आप लोगों से पूछूंगा। यस प्रिया यादव, ओपन योर माइक प्रिया यादव। जी सर। प्रिया मुझे आप लघु द्रव्य के बारे में बताओ, मैंने जो जो बात आपको लघु द्रव्य के बारे में बताई, ये बात बता दो आप। नाम बताने, लघु द्रव्य के अंदर आपको जो जो बात मैंने अभी आपको बताई, जितनी याद आ रही है सब बता दो। किसी भावुक की दिक्कत रहती है, अग्नि को प्रदीप्त करेगा नहीं करेगा, भागवत ने क्या बोला, ज्यादा सेवन से क्या होगा, चरक ने क्या बोला, ज्यादा सेवन से क्या होगा। ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको दोबारा बता दो मुझे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शाली चावल था, मूंग की दाल थी, और गौरिया पक्षी का मांस था, उससे अग्नि प्रदीप्त होगी। और लघु आहार से अल्प दोष का प्रकोप करता है, लेकिन वाग्भट के अकॉर्डिंग वो वात का प्रकोप करता है। चलिए बहुत अच्छा। तो अब मुझे चावन अदिति, चावन अदिति ओपन योर माइक। यस सर। आप मुझे गुरु द्रव्य के बारे में बताओ। गुरु द्रव्य में क्षीर, विकृति, पिष्टि ये सब आते हैं, और वो वाग्भट के अनुसार त्रिदोष बढ़ाते हैं और चरक के अनुसार अधिक दोष बढ़ाते हैं। अच्छा, और भावुक की दिक्कत होती है जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब मुझे गायत्री आप दोनों के बारे में बता दो, लघु द्रव्य और गुरु द्रव्य। सब बच्चों को दोबारा समझा दो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस गायत्री। सर लघु द्रव्य में आते, मुंह में अग्नि और वायु की अधिकता रहती है। चरक के हिसाब से उन्होंने बताया कि वो अधिक दोष को
प्रकोपित करते हैं। वाग्भट ने बताया कि त्रिदोष को प्रकोपित करते हैं। देखिए लघु द्रव्य जो होते हैं वो अधिक दोष नहीं अल्प दोष को प्रकोपित करते हैं। हाँ ठीक है सॉरी सर, अल्प दोष को प्रकोपित करते हैं। जी, चलिए फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश अच्छी थी आप सब लोगों की, आप सब अपने आंसर दिए। तो देखिए इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, आंसर करना है। कुछ बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, जबकि जो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो देखिए कमी कहाँ आ रही है। ठीक है, कमी कहाँ आ रही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और बात फटाफट आगे ले चलते हैं अपनी। चलिए तो ये हमारे श्लोक के अलावा बात हो चुकी है। ये बात मैंने आपको सारी बता दी कि भागवत क्या कहते हैं नीचे बता दिया, चरक क्या कहते हैं ये ऊपर मैंने सारी बात बता दी, अल्प दोष है या अधिक दोष है ये सारी बता दी। आप इसको पढ़ लेंगे, विमर्श को पढ़ लेंगे, कोई बात ऐसी नहीं बचेगी ये मैंने नहीं बताई हो। ये बता दिया सर्वदा सर्वभावना सामान्य कारणम, अग्नि वायु होते हैं, लघु भोजन होता है, अग्नि को बढ़ाता है, यानी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब देखिए बात आती कितना भोजन आपको खाना है, कितना भोजन खाता है। देखिए एक तो आपको मैंने पहले प्रमाण बताया था कि जो भोजन आपकी प्रकृति को अनुपस्थ है यानी बाधा उत्पन्न ना करे। दूसरा यथा कालम जराम, यथा कालम जराम यानी जिस समय से पच रहा है उतना भोजन आपको लेना है। अब इसके बाद और क्या कह रहा है, इसका तो उन्होंने क्या कहते हैं बिल्कुल मात्रा बता दी। देखिए आगे जाके चरक के विमान स्थान पढ़ेंगे, त्रिविध कुक्षी अध्याय, यानी जो हमारी कुक्षी है यानी जो हमारा आमाशय है, नीचे लिख देता हूं मैं, जो हमारा आमाशय है इसके आचार्य चरक ने कितने पार्ट करे हैं, 3 पार्ट करे हैं। 4। चरक ने 3 करे हैं, भागवत ने 4 करे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चरक ने 3 करे हैं और भागवत ने 4 पार्ट करे हैं। ठीक है, देखिए 3 पार्ट करे हैं इसलिए चैप्टर का नाम आया त्रिविध कुक्षियम अध्याय। त्रिविध, त्रिविध मतलब 3, त्रिविध कुक्षियम अध्याय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बच्चों को इतना तो पता है कि 4 पार्ट। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि आमाशय के पार्ट कितने होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्रयास करते हो, लेकिन मतलब नहीं करता, गलत है, सही है। मतलब ये करता है कि आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब पढ़ने के बाद आप गलत बताओगे तो एक बार को हाँ आप शायद भूल रहे हो, लेकिन जो बच्चा आंसर कर रहा है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत आंसर कर दिया, सर क्या सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर सकते हो बीच बीच में। तो मैंने आपको बताया कि जो आमाशय है चरक ने कितने पार्ट माने, 3 पार्ट माने हैं, भागवत ने 4 पार्ट माने हैं। अब देखिए मॉडर्न ने भी 4 पार्ट माने हैं, मॉडर्न ने भी 4 पार्ट माने, आपको पता होगा फंडस होता है, कार्डिक होता है, बॉडी होता है, पार्डी और पार्लिक होता है। मॉडर्न ने भी 4 माने हैं। देखिए चरक ने 3 पार्ट माने हैं। तो देखिए चरक क्या बोलते हैं, चरक बोलते हैं जो गुरु द्रव्य है। चरक क्या बोलते हैं, जो गुरु द्रव्य है, गुरु द्रव्य। मैं पेन चेंज कर देता हूँ। जो गुरु द्रव्य है आपको कितना लेना है, आपको या तो अपनी कुक्षी का 1/3 लेना है या 1/2 लेना है। कौन से, गुरु द्रव्य। जबकि जो लघु द्रव्य है वह कितना लेना है, उसके लिए उन्होंने मात्रा नहीं बताई, उन्होंने बोल दिया कि कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं भरना, यानी कुक्षी को आपको 3/3 नहीं करना। ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया इतना नहीं करना। बाकी मैंने कोई प्रमाण नहीं बताया। उन्होंने बोला गुरु द्रव्य को या तो 1/3 लो या 1/2 लो, जबकि जो लघु द्रव्य है इसको आप पूर्ण नहीं भरोगे। देखिए यही लिख रहा है, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, लिख रहा है आहार कुक्षी की 1/3 भाग में या 1/2 भाग में लेना चाहिए। कौन सा, गुरु द्रव्य। तो लिख रहा है गुरु द्रव्य का आहार कुक्षी के 1/3 भाग में या 1/2 में लेना चाहिए। यानी आप देखिए जब का आमाशय है, मैं बना के दिखाता हूँ जिससे आप इमेजिन कर पाओ। ये मान लीजिए पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ये तीसरा यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, 3 पार्ट आपके ये हो गए। अब देखिए चरक क्या बोलते हैं, या तो आप क्या करो 1/3 ले लो, इतना ले लो। ठीक है, 1/3 ले लो, या उन्होंने क्या बोला, या आधा ले लो, आधा इतना। ठीक है, 2/3 नहीं बोला उन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने 2/3 नहीं बोला, या तो 1/2 बोला है या 1/3 बोला है। या तो आप आमाशय का आधा पार्ट ले लो या आमाशय का 1/3 पार्ट लो। किसके लिए, गुरु द्रव्य के लिए। और जबकि लघु द्रव्य के लिए उन्होंने क्या बोला है, देखते हैं। लघु द्रव्य के लिए उन्होंने बोला है कि आप आमाशय पूरा नहीं भरोगे, थोड़ा सा खाली छोड़ोगे। ठीक है, पूरा नहीं भरोगे। उन्होंने ये नहीं बोला लघु द्रव्य के लिए कि 1/2 लो या 1/3 लो या 1/4 लो या कुछ लो। उन्होंने सिंपल बोल दिया गुरु द्रव्य आपको 1/3 या 1/2 लेना है, जबकि लघु द्रव्य से आपको, जबकि कुक्षी आपका स्टमक है उसको पूर्ण रूप से नहीं भरना है। ठीक है, अब देखिए भागवत ने क्या बोला है, मैंने पीजी के हिसाब से कंपेरिजन करके लिख रहा है। भागवत ने लिख रहा है गुरु, गुरु के लिए उन्होंने बोला अर्ध तृप्ति तक, यानी जब तक आपकी तृप्ति है उसका आधा भाग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो तृप्ति मतलब जैसे अंदर से आ जा, मजा आ गया, डकार आ गई, मजा आ गया, आज तो भगवान ने मजा ही कर दिया। यानी कि जैसे आपने कहा कि मैं 5 आलू के पराठे खाऊंगा या 4 आलू के पराठे खाऊंगा, तब जाके मुझे तृप्ति होगी, तब जाके मुझे लगेगा मैंने कुछ खाया, तब जाके मुझे नींद आएगी। तो आलू का पराठा क्या, पिष्टी भोजन है, हैवी आइटम है, आपको 4 नहीं 2 खाने हैं, यानी अर्ध तृप्ति तक।
तो यानी वो जो आलू का परांठा वो क्या है, गुरु पदार्थ है। तो यानी आपने कितना खाया, अधि, अर्ध, अर्ध मतलब आधा, यानी 4 खाने चाहिए थे, 4 आपकी तृप्ति है। तृप्ति मतलब जिसमें आपको लग जाए ए फीलिंग ऑफ फुलनेस, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस इज नोन एज तृप्ति। यानी एक फीलिंग जिसमें लग जाए कि अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे तृप्ति हो गई है, इससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा, दैट इज तृप्ति, अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगर उसका तृप्ति का आप आधा खाते हो तो ये मात्रा गुरु की बताई गई, किसने, भागवत ने। और यही मात्रा किसने बताई है, आपके सुश्रुत ने बताई है। चरक की बात ऊपर कर ली, चरक ने बोला 1/3 या 1/2 गुरु के लिए, लघु के लिए पूर्ण रूप से नहीं भरना। भागवत ने बोला गुरु आहार कितना लेना, आधा लेना है। शिष्य ने बोला गुरु आहार आधा लेना है। जबकि लघु आहार के लिए भागवत ने बोला ना अति तृप्ति। लघु आहार के लिए उन्होंने चरक की तरफ बोल दिया कि लघु आहार को आपको पूर्ण रूप से नहीं भर लेना। जबकि शिष्य ने लघु के लिए बोला है तृप्ति, जब तक मन नहीं भर जाए तब तक खाओगे, जब तक मन नहीं भर जाए तब तक खाओगे। आइए 6 की 6 बातों, 2 चरक के अकॉर्डिंग, 2 सुश्रुत के अकॉर्डिंग, 2 भागवत के अकॉर्डिंग, इन 6 की 6 बातों को मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ जिससे आपको अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले चरक ने बोला गुरु आहार के लिए, उन्होंने बोला गुरु आहार को आपको कुक्षी का जो आपका स्टमक है उसके जो 3 पार्ट किए गए हैं, या तो 1/3 भरो या 1/2 भरो, पूरा नहीं भरोगे, ठीक है। यानी 1/3 या 1/2 भाग में आपको खाना शिफ्ट कर लेना है। जबकि जो लघु आहार है, लघु आहार से भी आपको ज्यादा नहीं लेना, यानी कि पेट भर के या कुक्षी भर भोजन नहीं लेना। अब बात आती है भागवत। भागवत बोलते हैं गुरु है, भोजन भारी है, हैवी है, उसके लिए उन्होंने बोला अर्ध तृप्ति, यानी जब तक आपकी तृप्ति होती है उससे आधी मात्रा में, जब तक तृप्ति हो उससे आधी मात्रा में भोजन का सेवन करना, अगर वो भोजन गुरु है। जबकि अगर लघु भोजन है तो लिख रहा है ना अति तृप्ति, तो लघु भोजन समझ के उसको ज्यादा नहीं भर लेना। जिस तरीके से चरक ने बोला उसी तरीके से भागवत ने बोल दिया लघु के लिए, कि जिस तरीके से लघु आहार को कुक्षी को पूर्ण नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से भागवत ने बताया कि लघु को ना अति तृप्ति, ये नहीं कि भरे जा रहे हो। सुश्रुत ने क्या बोला गुरु के लिए, गुरु भोजन है तो अर्ध तृप्ति यानी आधी तृप्ति तक लोगे, और लघु भोजन को तृप्ति तक लोगे, ठीक है। तो लघु कैसे लोगे, तृप्ति तक। ये किसने बोला है, सुश्रुत ने। सुश्रुत ही एकमात्र आचार्य ऐसे जिन्होंने बोला कि अगर भोजन हल्का है, लघु है, तो तुम पेट भर के खा लो। जबकि भागवत ने या चरक ने ये नहीं बोला कि पेट भर खाओगे, उन्होंने हमेशा बोला है कि लिमिटेड क्वांटिटी में रखोगे, पेट को थोड़ा सा खाली रखोगे, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आगे, लिख रहा है मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ। अगर आप मात्रा से भोजन ले रहे हो या क्वांटिटी में भोजन ले रहे हो तो क्या लाभ होगा, तो लिख रहा है मात्रा बद्ध अशिनम अशितम अनुपत्य प्रकृति बल वर्ण सुख आयुषा। अनुपत्यम प्रकृति, ये बात पहले आई ही नहीं आई है, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, ये लाइन पहले आई ही नहीं आई, नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 1 पॉइंट है, ये नंबर 2 पॉइंट है, आया, हाँ आइए इसी चैप्टर में आइए ना, तो आपको ध्यान रखना है अनुपत्यम प्रकृति इस अध्याय में 2 बार आया है। अनुपत्यम प्रकृति इस चैप्टर में 2 बार आया है, एक तो यहाँ पर आया है, एक ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ जिन बच्चों को याद अभी भी नहीं आया, जो सोच रहे हैं कि ये कब आया था। देखिए ये यहाँ पर आया था, मैंने आपको बताया था आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि में, जिसमें आपको मैंने बताया था 2 पॉइंट, पहला प्रकृति बाधा ना करे, दूसरा समय से पच जाए यथा कालम जरा। तो कोई 2 पॉइंट यहाँ पर ध्यान करने हैं, और अनुपत्यम प्रकृति यहाँ पर भी है, और ऊपर यथा कालम जरा है, नीचे आ जाएगा बल वर्ण सुख आयुषा। यानी जो लोग मात्रा से भोजन करते हैं, जो लोग क्वांटिटी में फूड लेते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा फायदा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, तो क्या फायदा होता है, पहला फायदा लिख रहा है उनकी प्रकृति में कोई बाधा नहीं पहुंचती। यानी जो अगर आपने खाना लिया है लिमिटेड क्वांटिटी में, तो वो प्रकृति को बाधा नहीं पहुंचाता, समय से तो पचेगा ही पचेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बल देगा, ताकत देगा, वर्ण आपका क्या कहते हैं जो ग्लो होगा, चमक होगी, बढ़ जाएगी, सुख देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा भोजन खा ले तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, आपको ऐसा लगता है कि पेट गुड़गुड़ाहट होती है, पेट फटा जा रहा है, ऐसा लगता है अगर आप ज्यादा भोजन करो। लगता होगा शादी वगैरह, अब शादी का सीजन चल रहा है, आप में से कुछ लोग जाते होंगे, जान होंगे, खाली है वहां पर, खाली है घर पे, ऐसा लगता है नींद नहीं आ रही, पेट फटा जा रहा है आज मेरा, तो वो क्या हो गया, जब आपने भोजन अधिक मात्रा में कर लिया तो उससे दिक्कत होती है। तो इसलिए कहता है कि जब भी आप भोजन करोगे, अगर आपने प्रमाण से किया होगा, आपकी प्रकृति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, आपको बल मिलेगा, वर्ण मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। लिख रहा है आयुषा, आयुष मतलब आयु, यानी आपको आयु की प्राप्ति होगी। यानी जब भी आप मात्रा युक्त भोजन करते हो, तो जो खाने वाला व्यक्ति जिसने मात्रा युक्त भोजन किया, उसकी प्रकृति की बाधा नहीं पहुंचती है, उसे बल की, वर्ण की, सुख की, आयु की प्राप्ति होती है। और क्या होता है, ये सब उसका बढ़ता है, यानी बल बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, वर्ण बढ़ेगा, और आयु की वृद्धि होगी, ठीक है। अगली लाइन है गुरु आहार द्रव्यों के प्रयोग का विधान। यानी अब देखिए, अब गुरु आहार की बात करेंगे थोड़ी सी। गुरु आहार, गुरु मतलब हेवी आइटम। गुरु आहार में एक नाम बताया था, पिष्टी वाले पदार्थ, ठीक है, पिष्टी वाले पदार्थ। अब देखिए पिष्टी वाले पदार्थ चावल की बनी हुई, चावल की आपने
इडली बना ली, ये चावल का आपने क्या कहते हैं वो बना ली, कुछ मतलब हैवी आइटम, पिष्टी वाले पदार्थ। अब जब भी आप क्या कहते हैं गुरु आहार बना रहे हो पिष्टी युक्त है, तो दो बातें की गई हैं। तो मैं आपको दो बातें पहले मैंने स्पेसिफाई कर दी है, लिख रहा है गुरु जो आहार है पिष्टी में, उसको भोजन के बाद तो खाना ही नहीं है, और भूख लगने पर भी लिमिटेड खाना है। यानी जो गुरु आहार है, भोजन का आहार है, गुरु आहार का समय दो हो सकता है। पहले दो कंडीशन हो सकती है जब आप भोजन खाओगे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, जैसे हम रात में खाना खा चुके हैं, रात को हमने अपने घर पर एलईडी में पिक्चर लगा लिया, हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चले गए। जब पिक्चर देखने चले गए तो क्या हुआ, वहाँ सैंडविच आ रही है या पेटी आ रहा है, कोई भी ऐसा आइटम जो गुरु है, तो आप खाना खा चुके हो, तो उसको तो खाना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप खाना खा चुके हो तो लघु उस गुरु भोजन को तो खाना ही नहीं है। और अगर आप खाना नहीं खाए हो तो भी उचित मात्रा में खाना है, ये नहीं कि भूखे हैं तो दो दो पिज्जा खाएंगे हम, नहीं। आप 1/4 से लाइफ ले लीजिए, लिमिटेड मात्रा में ले लीजिए। तो यानी कि आप इसको समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। यानी कि अगर आप खाना खाकर, घर से खाना खाकर पिक्चर दिखने जा रहे हो, तो आप सिनेमा हॉल में अपने पैसे बचाओगे, कुछ नहीं खाओगे। इस तरीके से मैंने याद किया है कि अगर मैं घर से खाना खा के जाऊंगा तो मैं सिनेमा हॉल में कुछ नहीं खाऊंगा, और अगर मैं घर से भूखा जाऊंगा तो सिनेमा हॉल में खाऊंगा, लेकिन लिमिटेड खाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को समझ समझ के याद करेंगे। पहली बात क्या बोली कि अगर मैं घर से खाना खा के जा रहा हूँ तो सिनेमा हॉल में खाना कुछ नहीं खाऊंगा, लघु भोजन या गुरु भोजन कुछ नहीं खाऊंगा। और अगर मैं खाना खा के नहीं जा रहा तो थोड़ा बहुत ले लूंगा टेस्ट के लिए। तो ध्यान रखना है, ये लिख रहा है कि इसलिए पिष्ट में गुरु पदार्थ, पिष्ट में गुरु आहार पदार्थ चावल हुए, प्लस कुछ चिवड़ा वगैरह आइटम हुआ, भोजन करने के बाद कभी भी नहीं खाना, भोजन करने के बाद बिल्कुल नहीं खाना, और भूख लगने पर योग्य मात्रा में, भूख लगने पर भी थोड़ा सा ही खाना है। ये नहीं भूख लगने पर ढीलते जा रहे हो, ठीक है, भूख लगने पर भी थोड़ा सा ही खाना है, और अगर खाना खा चुके तो बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है, अब आगे लिख रहा है, अगला श्लोक है, लिख रहा है अभ्यास करने योग्य। अभ्यास मतलब जिनको आप डेली दो, यानी डेली प्रैक्टिस के लिए। अभ्यास का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस। व्यायाम कैसी होती है, अभ्यास। व्यायाम का मतलब क्या होता है, अभ्यास, जिसका हम डेली प्रैक्टिस करें। ठीक है, व्यायाम कैसी होती है, अभ्यास। उसके लिए शब्द आएगा, आगे मैं बताऊंगा। अभ्यास अर्थी मतलब इसका अपन डेली प्रयोग करते हैं, डेली यूज करते हैं, डेली उसको रिवाइज करते हैं। व्यायाम डेली करिए, तो ये नहीं कि एक दिन कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर रहे, 4 दिन नहीं कर रहे। यानी व्यायाम का मतलब क्या होता है, अभ्यास जिसका करा जाए, जिसको रेगुलरली कराया जाए, दैट इज द व्यायाम। ठीक है, तो ध्यान करना है कि जिसकी डेली प्रैक्टिस की जाए उसका मतलब क्या है, अभ्यास है। तो लिख रहा है कि कौन कौन से द्रव्य हैं जिनका आप अभ्यास करोगे या अभ्यास नहीं करोगे। तो श्लोक लिख रहा है, बल्लूरम शुष्क शाकानी शालु पानी विषानी चा न अभ्यासेद गौरवम मासान कृशन नव उपजाए जयता। देखिए शब्द मतलब समझेंगे, और दूसरे वाले पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे, पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें कुछ द्रव्य ऐसे बताए हैं जिनका अभ्यास नहीं करना, कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनका अभ्यास नहीं करना, और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिनका अभ्यास क्या, जिनको यूज ही नहीं करना। मतलब अभ्यास नहीं करना से मतलब क्या, जिनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, जिनको डेली नहीं खाना, कभी कभी खाना है। जैसे क्या होता है, शादी में जाते हैं तो अपन घी का, तेल का, मिठाई का बहुत ज्यादा आइटम खाते हैं। लेकिन अगर ये आइटम हमको कभी कभी मिलते हैं ठीक रहते हैं, लेकिन आपको रोज शादी में जाए, कहा जाए डेली शादी में जाओ 1 महीने तक, तो क्या होगा, आपका पेट गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है आपको काफी सारी बीमारियां हो जाए, लिवर की बीमारी हो जाए। कुछ करते हो नहीं हो आप, मेहनत कुछ करते नहीं हो, पूरी दिन कुर्सी बैठे रहना। हम लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है, हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों में से 99% लोगों की लाइफ स्टाइल क्या रहती है, क्या कहते हैं कि 10 to 12 आवर्स की सिटिंग रहती है, इससे ज्यादा की सिटिंग रहती है। कॉलेज में सिटिंग हो गई, फिर घर पे स्टडी के लिए सिटिंग हो गई, फिर बाकी टाइम में सो जाते हैं अपन लोग। यानी मुश्किल से 1 या 2 घंटे निकलते, वो भी टहल कर आ जाता है, कोई व्यायाम वगैरह कुछ एक्सरसाइज विशेष नहीं करते। और उसमें भी हम क्या करें, डेली 1 महीने तक क्या कहते हैं घी को खा रहे हैं, क्या कहते हैं दूध ज्यादा पी रहे हैं, दही बहुत खा रहे हैं, क्या कहते हैं, या कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल वाला ज्यादा कुछ खा रहे हैं, तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर रहे। तो उसलिए कह रहा है कि कुछ द्रव्य ऐसे इनका आपको अभ्यास नहीं करना, कभी कभी खा लो ठीक है, रेगुलर नहीं खाना। और कुछ द्रव्य ऐसे इनको यूज ही नहीं करना, अभ्यास तो छोड़ो, यूज ही नहीं करना। जैसे मैंने बोला, क्या कहते हैं रबड़ी है या कोई मिठाई है, उसको आप डेली नहीं खाओगे, कभी कभी खाओगे, डेट इज अभ्यास नहीं करने योग्य द्रव्य है। और मैंने बोला पॉइजन है, जहर है, तो जहर तो आप खाना ही नहीं है, कभी कभी छोड़ो, जहर तो आप खाओगे नहीं। यानी 2 तरह के द्रव्य हैं, एक जिनको आप डेली नहीं खा सकते, एक जिसको खाना ही नहीं है। तो कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिसको डेली नहीं खाना, लाइक वल्लूरमा, शुष्क, शाकानी, ठीक है, और शालुकानी विषानी चा। हिंदी पढ़ देता हूँ, लिख रहा है वल्लूर यानी सूखा हुआ मांस, सूखे हुए शाक, शालू कमलकंद, और विष, ये गुरु के कारण इनका अभ्यास नहीं करना। ठीक है, ये गुरु होते हैं, इनका अभ्यास मतलब इनको रोज या रेगुलरली प्रयोग में नहीं लाना। जबकि आगे लिख रहा है ना अभ्यास गौरवन मासा। ठीक है, यानी अभ्यास से मतलब ये पहली बात के लिए बोला गया, जो गुरु द्रव्य है इनका आपको अभ्यास नहीं करना, गुरु होते हैं। दूसरा लिख रहा है कृशम, और जो क्रश होते हैं इनका प्रयोग ही नहीं करना।
यानी जो गुरु है इनका प्रयोग कभी कभी करना है और जो क्रश है उनका प्रयोग करना ही नहीं है। सर ये तो आप उल्टा बोल रहे हो, ऊपर आप बोल रहे हो जो गुरु पदार्थ है उसके अंदर लिमिटेशन ज्यादा होती है, जो गुरु पदार्थ होते हैं ये अधिक दोष को प्रकोपित करते हैं। लेकिन आप नीचे बोल रहे हो जो गुरु द्रव्य है इनका आप सेवन कभी कभी कर लो, लघु द्रव्य का सेवन ही नहीं करोगे। देखिए लघु द्रव्य से यहाँ मतलब क्या लिया गया, देखिए आगे से काफी कंफ्यूजिंग है तो उसको समझने में समझाने में काफी मेहनत लगती है, समझेंगे बाद में ध्यान से सुनेंगे। लिख रहा है कृशम, कृष मतलब जो क्रश हो गया है, दुबला पतला हो गया है। नीचे लिख रहा है कृष मांस का तात्पर्य ये है, देखिए जो रोग आदि से क्रश हो गया है उसका मांस नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल कोई मुर्गा है या बकरी है या बकरा है, उसको कोई क्रोनिक डिसीज हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो सूख गया। आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह होते हैं, सबसे पहले उनको इन्फेक्शन होता है तो पतले होते जाते पतले होते जाते फिर वो मर जाते हैं। यानी एक तरीके से जो सडन वेट लॉस होता है, सडन वेट लॉस, वो एक तरीके से कोई ना कोई डिसीज का, चाहे इन्फेक्शन डिसीज हो जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, इन सब डिसीज का एक तरीके से सिम्टम होता है, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है कैंसर। तो यानी अगर आपकी बॉडी में सडन वेट लॉस हो रहा है तो एक तरीके से कैसा है, नेचुरल नहीं है। उसी तरीके से कोई जानवर ऐसा है जो सूख गया है, क्रश हो गया है, दुबला पतला हो गया है, तो क्या कहते हैं उसका मांस खाने योग्य नहीं है। क्यों? हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है कोई ऐसी व्याधि हो, और आप उसका मांस खाए तो आपके अंदर आ जाए। इसलिए जो पशु पक्षी बहुत ज्यादा सूख गए हैं, दुर्बल हो गए, क्रश हो गए हैं, उनका मांस आपको नहीं खाना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो गुरु द्रव्य है उनका प्रयोग डेली नहीं करना, ये तो हमने ऊपर ही बोला था कि गुरु द्रव्य का प्रयोग आपको मात्रा में करना है, नित्य रूप से नहीं करना है। और जो लघु द्रव्य है, यहाँ पर लघु नहीं बोला गया, यहाँ पर वो क्या बोला गया, कृशम, सूख गया है। कृश मतलब दुबला पतला है, जो सूख गया हो। सूखेगा कैसे, एकदम पतला कैसे हो जाए, कोई ना कोई दिक्कत हो गई उसे, उसकी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस लग गया है, अगर उसको खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आगे लिख रहा है और भी, मतलब कुछ द्रव्य और बताए गए जिनका प्रयोग आपको लगातार नहीं करना। कूर्चिका, खुरचन या मलाई, किलाट, छेना, सुअर का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द, यवक, इनका सेवन आपको लगातार नहीं करना। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कौन सा? कूर्चिका, किलाट, 100 ग्राम गव्य मही से, 100 ग्राम मतलब सुअर का मांस, गव्य मतलब गाय का मांस, महिष मतलब भैंस का मांस। तो देखिए कूर्चिका, किलाट एक साथ, 100 ग्राम गव्य मही से एक साथ, मत्स्य मतलब मछली, दधी, चाम, मांसास, यवकांश, यवकांश में स्टार मार्क करेंगे। दो चीज होती है, एक है यवक, एक है यव। यवक का प्रयोग नहीं बताया गया, यवक के लिए मना करा गया है कि आप यवक को डेली नहीं खाएंगे, जबकि यवक को आप नित्य खा सकते हैं। तो ध्यान करना है यवक का, ठीक है। और यवक, यवक आप खा सकते हैं, यवक आप डेली नहीं खाएंगे। तो आपको ये नाम याद करने हैं, कूचकांच, किलाटांश, शौक्रम, गव्य महिषी, मत्स्यान, दधी, चा, मांसस्य, यवकांश, नाश, शीलते। इसमें जितने भी नाम आए हैं इन नामों को याद करना है। कूचिका हो गया, किलाट एक साथ, 4 मांस एक साथ कर लोगे, सुअर का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस और मछली का मांस। चारों मांस से 4 मांस की मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, खास करके मछली का मांस बहुत मिलता है, गाय का मांस कुछ लोग खाते हैं, भैंस का मांस और सुअर का मांस। फिर लिख रहा है दही और उड़द। दही बड़ा होता है, दही बड़ा, जो दही बड़ा होता है, दही और बड़े किसके बने होते हैं, उड़द की दाल के। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कूर्च का किलाट एक साथ, 4 प्रकार के मांस एक साथ। देखिए कूर्च का किलाट एक साथ, 4 प्रकार के मांस एक साथ। नंबर 2 दही बड़ा। दही बड़े में आप सबको पता है दही बड़ा किससे बनता है, उसके अंदर दही होता है, बड़ा मतलब उसके अंदर उड़द की दाल होती है। तब ध्यान रखना है कि दही बड़ा के अंदर क्या होगा, दही होगा और उड़द की मांस होगी, ठीक है। और लास्ट में लिख रहा है यवकांश। यवकांश के स्पेशल है, यानी 2 तरीके का काका हो गया, कूर्ची का किलाट, 4 प्रकार के मांस हो गए, शौक्रम गव्य मही से मत्स्यानी, ठीक है। इसके अलावा दधी यानी दही बड़ा, उसके अंदर दही आ जाएगा और उड़द की दाल आ जाएगी, और यव का अलग आ जाएगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं। लिख रहा है लगातार लगातार प्रयोग करने वाले। ऊपर जो थे इनका लगातार प्रयोग नहीं करोगे, यानी ऊपर मैंने जो नाम बताए ये वाले, ये लगातार प्रयोग नहीं करोगे, लगातार प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है। जबकि जो नीचे वाले द्रव्य हैं, ये वाले द्रव्य हैं, ये वाले, इनका प्रयोग लगातार करोगे। और ये श्लोक भी आपको याद करना है, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ने याद करने हैं। ऊपर वाले नाम सबको याद हो गए होंगे, कूर्चे किलाट एक साथ, 4 प्रकार के मांस, 4 प्रकार मांस में आ जाएगा 100 ग्राम गव्य मही से मत्स्य। फिर दही बड़ा, दही बड़े में क्या आ जाएगा, दही और उड़द की दाल। हिंदी में भी याद कर सकते हो, फिर यवक जरूरी नहीं इंग्लिश में याद करो, मतलब श्लोक में याद करो, हिंदी में भी याद कर सकते हो। तो ऊपर क्या हो गया, कूर्चे किलाट एक साथ, 4 प्रकार के मांस, सुअर का मांस, गाय का मांस, भैंस का मांस, मछली का मांस, दही बड़ा, दही और उड़द की दाल एक साथ। और यवक का स्टार मार्क है ये, तो उसको आप अलग से याद करोगे। नीचे लिख रहा है षष्टिका छाली, षष्टिका शाली मूंग। देखिए षष्टी चावल और क्या कहते हैं शाली चावल और मूंग की दाल एक साथ,
षष्ठी शाली और मूंग की दाल एक साथ, फिर सेंधो लवण, सेंधो, फिर आंवला, फिर यव, फिर आकाश का जल, फिर सर्पी। सर्पी मतलब क्या होता है? मधु। सर्पी मतलब घी। सर्पी मतलब क्या होता है? घी। पय सर्पी जांगलम, जंगल मास और चा अव्यसित। सबको ये क्या कहते हैं, नाम याद करने हैं। शादी षष्ठी, दो प्रकार के चावल। चावल में आपने क्या डाल दी? दाल डाल दी, यानी चावल। चावल में क्या डाल दिया आपने? दाल डाल दिया, दाल। दाल चावल खाते हैं ना, और दाल चावल में क्या हो गया? नमक कम था सर, तो मुझे नमक भी चाहिए। नमक के साथ मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा विटामिन सी चाहिए, तो मैंने आंवला भी डाल दिया, आंवला चूर्ण डाल दिया। देखिए क्या होता है, जब हम दाल चावल खाते हैं तो चावल लिया, दाल लिया, नमक कम होता है, नमक डाल दिया। थोड़े चटपटे कम है तो नींबू निचोड़ लिया, आंवला निचोड़ दिया, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा जौ का आटा ले लिया, साथ में पानी ले लिया। पानी कौन सा? आकाश पानी, इंद्रजल, आकाश का पानी ले लिया। इसके अलावा लास्ट में दूध, दूध, मांस और मधु। दूध, मांस और मधु अलग से याद रखोगे। दूध, मांस, मधु अलग अलग से, यानी दाल चावल, नमक आंवला, दाल चावल, नमक आंवला, जौ और आकाश दुग्ध एक साथ, फिर मांस, मधु, दुग्ध एक साथ आप अलग से याद कर लोगे। इस तरीके से आपको याद करना है। फिर नीचे विमर्श में लिखा है त्रिफलाम मधु सर्पिभ्याम निशी नेत्र बलाय च। इंपोर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे। भागवत में लिखा था ये, भागवत में बात आई है। इसका मतलब क्या है? देखिए त्रिफला, त्रिफला के अंदर क्या आएगा? हरित की होगा, विविध की होगा, अमल की होगा, ये तीन आइटम। इसमें मधु मिलाओ और सर्पी घी मिलाओ, यानी मधु मिलाओ और घी मिलाओ त्रिफला के चूर्ण के अंदर, और रात को लगा लो। रात को उसका सेवन करना है, रात को उसको आपको खाना है। तो क्या होगा? नेत्र बल आए, आपके नेत्र को बल मिलेगा। त्रिफला चूर्ण के अंदर आप मधु यानी क्या कहते हैं शहद और सर्पी मतलब घी मिला करके सेवन करोगे तो आपके नेत्र की रोशनी बढ़ेगी। तो उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी। तो मुझे बताइए किसके बच्चे को लगातार सेवन करने वाले द्रव्य और लगातार सेवन करने वाले ना से लगातार सेवन करने वाले द्रव्यों के नाम याद हुए? कुछ नाम याद हुए आप लोगों को? इतनी देर में बोला, बात समझ में आई आज आप लोगों को कुछ? यस सर। देखिए आज हमने काफी क्या कहते हैं थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक कवर कर लिया है। लगभग हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है चैप्टर का, यानी ये चैप्टर लगभग बड़ा चैप्टर है, तो लगभग क्या कहते हैं 2-3 दिन और लगेंगे, लेकिन चैप्टर आज हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है। तो देखिए यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बताइए, आपकी क्लास में आपको सारी बातें समझ में आई? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? क्लियर है सब बच्चों को आज की क्लास? सर हाँ गायत्री बताओ। सर वो जो चावल को गुरु द्रव्य में बोला था, लेकिन वो तो लघु होता है ना चावल। सर बोलते जैसे हम चावल खाते तो जल्दी भूख लग जाती है। तो चावल गुरु कब बोला गया है? जो देखिए जो शाली था, षष्टिक था, इनको लघु बोला गया है। गुरु मैंने बताया था, पिष्टि हो गया, इक्षु हो गया, क्षीर विकार हो गए, इनको गुरु बोला गया था। आप ध्यान से देखिएगा किताब में क्या कहते हैं जो शाली है, षष्टिक है, मूंग की दाल है, कपिल है, एड़ है, इसको लघु बोला गया था। और जो पिष्टु है, क्या कहते हैं इक्षु गन्ना था, क्षीर के विकार थे, तिल था, उड़द की दाल थी, इनको गुरु बोला गया था। ठीक है गायत्री, ये बार वो आप क्या कहते सर हैं? उसके अलावा भी एक लाइन आई थी, वहां लिखा था। सर भी हमारे पास बुक लिए हैं, बाद में एक- बताएंगे मैं अंडरलाइन अभी करके। स्क्रीन शेयर कर दूंगा, अभी आपको दिखा दोगी आप कहाँ पर है? यस सर। ठीक, मैं स्क्रीन लगा देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए किधर आई है। बताइए ऊपर करूँ नीचे करूँ? देखिए इधर जो मैं बता रहा हूँ, ये तो लिख रहा है शाली, षष्टिक, ये क्या है लघु द्रव्य है, और पिष्टु इक्षु क्षीर गुरु द्रव्य है। अब बताइए किधर करना है मुझे, किधर आपने लाइन देखी है, ऊपर नीचे? सर नीचे थी शायद। नीचे बताइए कितना नीचे करना है। सर और नीचे, नीचे, नीचे और। देखिए अच्छा आप इसकी कह रहे होंगे, क्या कहते हैं कि इसलिए पिष्ट में गुरु आहार पदार्थ चावल और ये पृथ्वी हाँ चीड़ा। हाँ यस सर। देखिए इसमें अकेले चावल की नहीं गई है। देखिए फर्क पड़ता है, जैसे अगर मैं बोलूँ इससे आपको चावल खाने हैं, दाल चावल, तो वो हल्का होगा। लेकिन अगर आप क्या करो, चावल को भिगो दो, फर्मेंट कर दो, फिर उसकी पिट्ठी बना लो, फिर उसको तेल वगैरह में तल लो, यानी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ जो दूध है, अगर आप सिर्फ दूध पियोगे तो वो गुरु पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर आप दूध की रबड़ी बना रहे हो, दूध का पनीर बना रहे हो, तो दिक्कत है। जो दूध होता है, दूध बात का प्रकोप नहीं करता, लेकिन जो पनीर होता है, पनीर बात का प्रकोप करता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप संस्कार कैसे कर रहे हो, उस पर क्या प्रोसेस कर रहे हो। समझ में आ रही? दूध होता है, दूध क्या करता है, दूध आपका कहते हैं त्रिदोष प्रकोप नहीं करता। जबकि पनीर होता है, पनीर त्रिदोष प्रकोप करता है। हालांकि जो पनीर है दूध से ही बनना है, उसी तरीके चावल है, चावल लघु होते हैं, लेकिन कुछ प्रिपरेशन चावल की ऐसी हो जाती है, उसकी पिष्टी बना ली, या कुछ इस तरीके से क्या कहते हैं साउथ इंडिया वगैरह करते हैं, चावल को पीस लिया, ठीक है, फिर उसकी इडली या कुछ ऐसा आइटम बना लेती है, क्या कहते हैं जो प्रॉपरली क्या कहते हैं आपका गुरु पदार्थ हो जाता है। यानी जो चावल है, अगर आप चावल खा रहे हो दाल के साथ, तो वो चावल तो लघु है,
लेकिन अब चावल की कोई प्रिपरेशन बना रही हो तो प्रिपरेशन कैसी हो जाती है, गुरु हो जाती है। क्लियर है गायत्री? यस सर। कुछ और डाउट किसी बच्चे को, कोई और समस्या? तो देखिए, हाँ यस बताइए अदिति। सर यहाँ जो सरपी लिखा है उसका मतलब आपने घी बताया था, तो सर इसके जो इसका नीचे हिंदी लिखा है उसमें तो दुग्ध लिखा हुआ है। देखिए उसमें जो लाइन दे रखी है इसमें कह रहा है पय सर्पिष्या, जो पय सर्पिष्या है उन्होंने पय के साथ ही सर्पी को मिला लिया, पय के साथ ही सर्पी को मिला लिया। पय का मतलब दूध होता है, सर्पी का मतलब वैसे तो घी होता है, लेकिन उन्होंने पय और सर्पी को यहाँ पर एक साथ लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पय और सर्पी को यहाँ पर इन्होंने एक साथ लिया है। क्या शिवांगी? सर वो पय जो है वो अंतरिक्ष के साथ होगा ना, अंतरिक्ष पय। एक मिनट, क्या कहते हैं, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ के देखता हूँ। षष्टिकाशाली मृगम सैन दामल के जवान अंतरिक्ष पयम, अंतरिक्ष पयम सर्पी जांगला, सर्पी जांगला। देखिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब आकाश का जल ले लिया इन्होंने, और पय मतलब दूध लिया है इन्होंने। ठीक है, पय मतलब इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कल तक। ठीक है, कि इन्होंने पय मतलब आंतरिक जल से लिया है या पय मतलब इन्होंने दूध से लिया है, ये आपको कल तक कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, एक बार विमर्श देख लूंगा, विमर्श में क्या लिया है। कहीं कहीं क्या होता है, पय का मतलब जैसे आपने देखा होगा चैप्टर 2 में जब वो आई थी रक्त अति सारंगी प्रिया, तो वहां पर पय का मतलब दूध था। पय का मतलब दूध था ना, आप लोग को याद है तो ना, ये वहां पर जो पय से दूध छागी था, वहां पर पय से दूध लिया गया था। तो यहाँ पर मैं कंफर्म करके बता दूंगा कि ये पय होता है, पय को कहीं कहीं दूध के लिए लिया गया है और कहीं कहीं पय को द्रव पदार्थ यानी लिक्विड मटेरियल के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर पय का मतलब अंतरिक्ष जल से है या पय का मतलब दूध से है, ये बात आपको मैं कंफर्म करके बता दूंगा। क्लियर है यहाँ तक बात? सब बच्चों को क्लियर है? अच्छी क्लास, क्लास अगर क्लियर है तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। ठीक, सब बच्चे चैट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लियर है अगर